नानी का घर किसे नहीं भाता। मुझे भी अपनी ननिहाल से बहुत लगाव था। मुझे याद है गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही मैं ननिहाल जाने की जिद पकड़ लेती थी। पर उस खौफनाक हादसे के बाद अब उतना चाव नहीं रहा। जाती हूँ तो बस नानी है, उनसे बहुत प्रेम जो है। आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी उम्र तब 12 साल थी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और मैं हमेशा की तरह अपने ननिहाल पहुंच चुकी थी। मेरे बड़े मामा मुझे लेने आए थे। जब हम मेरे मामा के घर पहुंचे तो देखा कि पड़ोस के घर में शादी की तैयारी चल रही है। अभी हम कार से उतरे भी नहीं थे कि पड़ोस की सीता काकी मिली। अरे आगे नानी की लाडो, और मुझे अपने गले से लगा लिया। तुझे भी आना है कल समझी, और यह कह के वह चली गई। कितनी खुश थी उनकी आवाज में। पर किसी पता था कि कल जो होने वाला था उसका परिवार ही नहीं अपितु लगभग पूरा गांव प्रभावित होने वाला था। मेरी खूब आवभगत हुई और गर्मी होने की वजह से हम छत पर कूलर लगा के उसके सामने खाट बिछा के सोते थे, और मैं नानी एक साथ और मामा के दोनों बच्चे एक साथ, जो कि मेरे हम उम्र ही थे, और हमारी खूब निपटी थी। अगला दिन शादी की धूमधाम से निकल गया और अनिल भैया बारात लेकर गए। अब सबको इंतजार था भाभी के आने का, जिनकी खूबसूरती की सबने बहुत तारीफ सुनी थी। बारात आई तो सुबह 5 बज रहे थे और सब चल दिए नई दुल्हन का मुखड़ा देखने। जैसे ही भैया की कार में से भाभी ने कदम बाहर रखा, बहुत से कुत्तों की एक साथ रोने की आवाज आई, जो भोर के इस समय आना लगभग नामुमकिन सी बात थी। गांव की औरतों ने अपशगुन अमंगल है कहना शुरू कर दिया। पर जैसे ही आरती की थाल लेकर काकी सामने आई, नई बहू पीछे हट गई और इधर उधर देखने के बाद छलांग मारकर पहली मंजिल पर बने अपने कमरे में कूद गई और किवाड़ बंद कर लिए। जब मंदिर से पवित्र आरती के बोल जाने लगे, तब नई दुल्हन के कमरे से भी आवाजें बंद हो गई। हिम्मत करके अनिल भैया और गांव के कुछ युवकों ने दुल्हन के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया, पर शर्म के मारे सब बाहर भाग गए। उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। अनिल भैया ने भागकर भाभी को कपड़े पहनाए। मैं हम सब जो शोर शराबे की आवाज से पहले ही वहां पहुंच चुके थे को आवाज लगाकर अंदर बुलाया। भाभी की आंखें बंद थीं, पर दाद देनी पड़ेगी भगवान की भी, जिसने ऐसी मूर्ति खड़ी थी, गुलाबी रंगत, बड़ी आंखें और धरती को छूते उनके बाल। सच में बहुत खूबसूरत थी रीनू भाभी, पर इसी में ऐसे बेहोश थी कि पानी की पूरी बाल्टी का भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर काका ने नाराजगी से भाभी के पीहर फोन किया। उनसे तुरंत कहा भाभी का गांव दूर होने की वजह से सब लोग दोपहर तक ही आ गए। काकी और मामा के परिवार में सगे संबंधियों से भी अधिक प्रेम था, इसलिए सब अधिकतर काकी के पास ही रहते थे। आवभगत के बाद उन लोगों को उनकी बेटी के बारे में बताया गया। सुनते ही भाभी के पिता रोने लगे, कहने लगे भाई साहब, वहां तो सब कुछ सही था, वहां तो पूजा भी, पवित्र अग्नि के फेरे भी लिए, और जैसे सबकी विदाई होती है वैसे ही हमने रीनू बिटिया को भेजा था। आप जैसे बता रहे हैं, हम खुशबू के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो हम झूठ क्यों बोल रहे हैं। इतना कहते ही रमेश काका ताव में आ गए और भाभी के घर वाले भी। मेरे बड़े मामा ने बीच बचाव कराया और इतने में ही घड़ी ने शाम की 6 बजने की घोषणा की, और सुबह से लाश की तरह पड़ी भाभी के कमरे से फिर से वही भयंकर हंसी आने लगी। सुबह से डॉक्टर साहब 3 बार भाभी को देखकर जा चुके थे, पर कुछ असर नहीं हुआ था। उनका इस तरह उठ जाना सबके लिए अचंभे की बात थी। उठते ही वो बाहर आई और खाने की टेबल पर टूट पड़ी, जैसे कोई जानवर। गांव के आए लोग 15 लोगों का खाना होगा, जिसे भाभी ने जानवरों की तरह 10 मिनट में निपटा दिया। फिर उनके मुंह से एक बड़ी भारी आदमियों की सी आवाज आई, ये क्या घास फूस खाते हैं तुम। मैं चला खाने ही और खिड़की से नीचे कूद गई। नीचे उतरकर अपने कपड़े उतारे और झाड़ियों में गायब हो गई। भाभी के खिड़की से कूद जाने के बाद
सभी ठगे से एक दूसरे को देख रहे थे। भाभी की माँ तो कुछ देर होश में रहती, फिर बेहोश हो जाती। शायद जो कुछ सबने अभी देखा था वह सहन नहीं कर पा रही थी। हम सब भी दहशत के मारे जहां थे वहीं के वहीं खड़े रह गए। अब तो पीहर व ससुराल दोनों ही चिंतित थे। सभी को चुप देखकर मेरी नानी माँ ने ही पहल की, देखो रमेश, बहू को पूरे रीति रिवाज से विदा करवा कर लाया गया है। 1000 आदमी थे बारात में, और जहां तक मैंने सुना सभी बहू की और उनके घर वालों की बिन मिड़ता और शील व्यवहार की तारीफ भी कर रहे थे। अगर बहू को कोई बीमारी होती तो न जाने कोई झलक न किसी को जरूर दिखती। भाभी के पिताजी ने नानी माँ के पैरों पर अपना सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। नानी माँ ने अपना आंचल से उनके आंसू पोंछे। बहुत ही करुण दृश्य था। लगभग सभी की आंखें भर आईं। नानी माँ ने कहा, यहाँ आते ही बहू का आरती की थाली देखकर बिदकना एक ही बात है, और इशारा करता है कि जो कुछ हुआ है वह जरूर कहीं राय बीच में ही हुआ है। अनिल, तुम याद करो, राह में कुछ हुआ था क्या? पर इससे पहले कि भैया सब कुछ बोल पाते, धड़ाक से कमरे का दरवाजा खुला और भाभी ने अंदर कदम रखा। मेरी तो चीख ही निकल गई उनकी हालत देखकर। देह पर एक भी कपड़ा नहीं, मुंह और हाथ किसी के खून से सने हुए, और गालों पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। बाल बिल्कुल खुले हुए तथा बहुत ही भयंकर लग रही थी। उनके मुंह से धीमी धीमी गुर्राहट निकल रही थी। अचानक वह एक आदमी के पास आकर ऐसे सूंघने लगी जैसे वह कोई जानवर हो। जब वह मेरी तरफ आई, मुझे अपनी छाती से ठंडापन सा महसूस हुआ, क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ। ऐसे दृश्य तो मेरी कल्पनाओं से भी परे थे। मैंने डर के मारे जहां थी वहीं जम सी गई। वे जाने क्या सूंघना चाह रही थी। तभी मैंने देखा कि नानी माँ के हाथों में रहने वाली रुद्राक्ष की माला को वे बहुत तेजी से चलाने लगी। भाभी ने एक भयंकर चीख मारी। वे नानी माँ को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी, पर नानी माँ ने माला का जाप नहीं छोड़ा। फिर भाभी को न जाने क्या हुआ, वे खड़ी खड़ी अपने शरीर को ऐंठने लगी। कई फुट ऊपर हवा में उछलती वे एकदम धरती पर आकर गिरती। सबने उनको रोकने की कोशिश की, पर सबको इस तरह पटका गया कि कोई अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। भाभी का पूरा शरीर छिल गया था, हड्डी भी टूट गई हो तो कह नहीं सकते। शायद उनके अंदर का शैतान अपना बल प्रदर्शन कर रहा था, पर नानी माँ ने जाप नहीं छोड़ा। आखिर में आधे घंटे तक उत्पादन मचने के बाद सबने देखा एक काले रंग का कुछ धुआं सा भाभी के कमरे की तरफ गया और भाभी बेहोश होकर गिर गई। सीता, बहू को कपड़े पहनाओ, नानी का कांपता हुआ स्वर आया। सभी औरतें एक झटके से उस असहाय नारी की अस्मत ढकने में चल लग गईं, और मैंने देखा नानी की आंखों में डर और उनके कांपते होठ, कांपते हाथ। सोचकर भी डर लगता है, यदि नानी जाप छोड़ देती तो हम सबका क्या हाल होता। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर